बट हम लोग ने ये जो ट्रेड ले लिया है तो उसके बीच में हम लोग को कहीं एग्जिट नहीं करना है। हम लोग को एग्जिट तभी करना है जब हम लोग को कोई भी कंपनी परफेक्ट नहीं होती। अगर वो कंपनी परफेक्ट है तो इसका मतलब हम लोग को ये समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि वो कंपनी। हेलो, दिस इज संदेश भट्ट एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू लर्निंग वीडियो। और आज के इस लर्निंग वीडियो में हम समझने वाले कि स्टॉक को कैसे एनालाइज किया जाता है। स्टॉक को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भले ही आप एक सीजन इन्वेस्टर हो या यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट। एनालाइज करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाए और हम लोग अपने जो रिटर्न्स है उसको मैक्सिमाइज कर पाए। तो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम जो है एसेंशियल टेक्निक्स कवर करने वाले, दैट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। और समझेंगे कि ये जो दो चीज़ें हैं इसको यूज़ करके हम कैसे स्टॉक्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं ताकि हम उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकें। और इस सेशन के एंड में हमारे पास एक सॉलिड फाउंडेशन होगा ऑन हाउ टू एनालाइज स्टॉक्स लाइक अ प्रो। और इन दी एंड जो स्टॉक्स हम लोग ने एनालाइज किया है उन स्टॉक्स हम पेपर ट्रेल लेके ऑन अ लॉन्ग टर्म व्यू देखेंगे कि क्या हमारा एनालिसिस सक्सेसफुल रहा है या नहीं। तो मैंने 3 स्टॉक्स ऐसे ऑलरेडी पिक कर रखे हैं जिसको हम लोग आज एनालाइज करने वाले हैं। स्टॉक पिकिंग अपने आप में जो है एक अलग टॉपिक होता है जो हम लोग उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सीधा एनालिसिस करने से पहले ये समझ लेते हैं कि एनालिसिस एक्चुअली में इम्पोर्टेंट क्यों होता है। देखिए, हम लोग एक इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक एनालाइज करना इसलिए ज़रूरी समझते हैं क्योंकि हम लोग उस कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और मार्केट ट्रेंड्स और जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होता है ताकि हम उसमें जो है इन्वेस्ट कर सके और उसमें हम लोग अच्छे रिटर्न्स कर सकते हैं। इन दी एंड हम लोग का गोल क्या है कि हम लोग ने जो मनी इन्वेस्ट किया है उसके हम लोग को पॉजिटिव रिटर्न्स मिल सके। तो हम एनालाइज इसलिए करते हैं ताकि हम जो है अपना ग्रोथ पोटेंशियल, हमारे कैपिटल का जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है उसको बढ़ा सके। तो ये एक मेन रीज़न होता है जिसके लिए हम स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। आज जो हम लोग एनालिसिस करेंगे उसको हम बोलेंगे टॉप डाउन एनालिसिस। टॉप डाउन एनालिसिस हम इसलिए बुलाएंगे क्योंकि हम जो है ऊपर से पहले समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी करता क्या है। हम लोग स्टोरी समझेंगे कि कंपनी क्या बता रहा है, कि कंपनी क्या करता है, कंपनी कैसा है। और उसके साथ हम लोग अपना एनालिसिस करेंगे जो हमारी तरफ से रहेगा। हम उसके फाइनेंशियल्स, उसके प्रोडक्ट, सर्विसेज जो है सब कुछ देखेंगे कि हम लोग कंपनी, हमारा वो जो कंपनी है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या वो प्रॉफिट कमा रहा है, उसकी जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो कैसे काम करती है। और एंड में हम जो है इसको एक टेक्निकल एनालिसिस का टच देंगे जिससे हम लोग का जो टोटल एनालिसिस है वो और प्रॉपर बन जाएगा और हम लोग को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी होगी। मैंने 3 ऐसे स्टॉक्स ऑलरेडी पिक कर रखे हैं जिसकी हम लोग आज टॉप डाउन एनालिसिस करने वाले हैं। तो मैंने जैसे कि बोला था, टॉप एनालिसिस हम ये समझेंगे कि कंपनी अपने बारे में क्या बता रहा है और उसके साथ इन डेप्थ हम ये समझेंगे कि मार्केट में एक्चुअली वो स्टॉक या वो जो कंपनी है वो कैसे परफॉर्म कर रही है। तो इसको हम बोलते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। ठीक है, तो हम लोग पहले समझेंगे CI इंडिया। आज का पहला स्टॉक है CIE इंडिया। और हम ये समझेंगे कि पहले ये कंपनी करता क्या है। इसके अबाउट में हम लोग अगर ध्यान से देखने की कोशिश करें जो कि कंपनी के वेबसाइट में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, तो हम लोग को ये पता चलता है कि CIE ऑटोमोटिव लिमिटेड एक जो है ऐसी स्पेन की कंपनी है जो ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाती है व्हीकल्स के लिए, 4 व्हीलर्स के लिए, टू व्हीलर्स के लिए। तो इसमें अगर हम अबाउट सेक्शन पढ़िए तो हम लिखा हुआ देख सकते हैं कि इसमें लिखा है CIE ऑटोमोटिव SA स्पेन। कि इसका मतलब ये कंपनी स्पेन का है और इसका जो मेजर शेयर होल्डर है वो महिंद्रा व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ हम देख सकते हैं, इज़ ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर इन दिस कंपनी। इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसका टाई अप कहीं ना कहीं महिंद्रा के व्हीकल्स के साथ हो सकता है कि इसके पार्ट्स जो है व्हीकल में महिंद्रा के व्हीकल्स में यूज़ किया हो जा सकता है। तो भले ही इसमें हम लोग को लिखा हुआ दिख रहा है महिंद्रा CIE ऑटोमोटिव लिमिटेड, इसका मतलब ये नहीं कि ये ऑटोमोटिव्स बनाती है या ऑटोमोबाइल्स बनाती है। ये है फॉर्जिंग और कास्टिंग की एक कंपनी। फॉर्जिंग और कास्टिंग मतलब हम लोग जो है मेटल्स को शेप देते हैं इन अ पर्टिकुलर डायमेंशंस जो हम लोग फिर बाद में व्हीकल्स में अटैच कर सकते हैं। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि CIE इंडिया जो है फॉर्जिंग कंपनी है जो मेटल्स को शेप देती है, और जो वो मेटल्स को शेप देती है वो पार्ट्स
एज अ पार्ट यूज़ किया जाता है व्हीकल्स में। तो अगर हम यू नो देखने की कोशिश करें कि ये बनाती क्या है, तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि वो कार के पार्ट्स जैसे इंजन के क्रैंकशाफ्ट्स, ऑयल सम्स, ये सब बनाती है। ये सब हम लोग को इन डेप्थ समझने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को बस ये समझना है कि जो ये कंपनी करती क्या है। ये पार्ट्स बनाती है फोर व्हीलर्स की, जो फॉसिल फ्यूल्स पे चलती है। मीडियम हेवी ट्रक्स पे जो है इसके जो है मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। और ट्रैक्टर्स, एग्रीकल्चर, ऑफ रोड में भी जो है इसका पार्ट्स यूज़ होता है। टू व्हीलर्स में तो ऑब्वियसली होगा ही, देख सकते हैं हम यहाँ पे कि चैसी, स्टीयरिंग एंड सस्पेंशंस, इंजन एंड ड्राइव टेरेन, अलग अलग चीज़ों में जो है इसका पार्ट्स यूज़ किया गया है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी जो है इसका हम लोग को यूज़ देखा गया है, देख सकते हैं मोटर हाउसिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक कवर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक हाउसिंग, चैसी, सस्पेंशंस, ईवी चार्जर्स, मैग्नेटिक, ये सब यूज़ किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स में भी जो है इसका हम लोग को यूज़ देखने मिल सकता है। जैसे कि स्टीयरिंग जो है हम लोग का, जो आजकल के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो स्टीयरिंग है वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं नॉर्मल जो स्टीयरिंग्स होते हैं। हम इसमें इन डेप्थ नहीं जाएंगे, हमारा काम है स्टॉक की परफॉर्मेंस को देखना। तो ये इकलौता स्टॉक तो हो नहीं सकता इस जो है ग्रुप में, तो इसके और भी पीयर्स और भी कॉम्पिटिटर्स होंगे जिसको हम लोग को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या अपने जो है कॉम्पिटिटर्स के साथ जो है compete कर पा रहा है या उससे बहुत ज़्यादा पीछे। तो ये हो गया हमारा कंपनी के साइड से स्टोरी। जो हम लोग हैं हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इसके जो कॉम्पिटिटर्स है, क्या वो उसके साथ इक्वली कॉम्पीट कर पा रहा है कि नहीं। तो हम अभी आ चुके हैं पीयर कंपैरिजन, कॉम्पिटिटर्स इसके जो हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये सेक्टर्स आता है कास्टिंग, फॉर्जिंग्स एंड फास्टनर्स में। तो इंडस्ट्री भी है फास्टिंग्स एंड फॉर्जिंग्स। तो हम देखें ध्यान से अगर, तो सीआई ऑटोमोटिव हम देख सकते हैं कि थर्ड नंबर पे जो है सीआई ऑटोमोटिव है। सीएमपी को हम लोग अभी ध्यान नहीं देंगे, सीएमपी मतलब करंट मार्केट प्राइस होता है। मार्केट कैप देखें तो 21,606 करोड़ है, ठीक है। तो इसमें जो है हाईएस्ट मार्केट कैप हम देखें तो भारत फोर्ज का है, दैट इज 79,955 करोड़। तो अगर हम देखें कि इसका नेट प्रॉफिट कितना है फॉर द क्वार्टर इन करोर्स, तो हम लोग अगर देखें तो इन कंपैरिजन में अगर हम लोग देखने जाए तो इसका सेकंड हाईएस्ट नेट प्रॉफिट जो है बना है, दैट इज़ 230 करोड़। जो फर्स्ट आया है वो है AIA इंजीनियरिंग। इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं सेकंड रैंक, मतलब अच्छा कॉम्पिटिटर है दूसरे कंपनीज के लिए। और अगर हम परसेंटेज वाइज देखने जाए तो 4.52 वेरिएंस बन रहा है हम लोग का इसमें। और क्वार्टरली जो सेल्स होता है वो हम लोग को यहाँ पे देखने मिल रहा है -0.55। तो हम लोग इसके कंपिटिटर्स को देखने जाए कि सबके जो है पॉजिटिव में जो है वेरिएंस बन रहे हैं, बट इसका जो है वो नेगेटिव है। तो हम एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि सब जो है स्टॉक्स का परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर सब चीज़ जो है स्टॉक का परफेक्ट निकल रहा है तो इट्स टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है। तो हम लोग को ये समझना है कि कहीं ना कहीं इम्परफेक्शन स्टॉक्स में हमें हमेशा देखने मिलेंगे। और अगर हम अभी समझने की कोशिश करें सेल्स, तो इसका सेल्स भी काफ़ी हेल्दी रहा है, 9,266 करोड़ का जो है इसको सेल बना है। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी इसका डिसेंट है, जहाँ तक हम देख सकते हैं इसके कंपेटिटर्स के हिसाब से 26.75 है, ठीक है। और अगर हम अभी इसकी डेट देखने की कोशिश करें तो वो है 85.41। देखने जाए तो इसका डेट बाकियों से मोस्ट ऑफ द कंपनी से जो है कम ही है। अब जो हमने इस कंपनी के बारे में समझ लिया है तो हम इसकी जो है अब फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे जो हमारी तरफ से होगा। कंपनी ने अपने बारे में बता दिया, अब हम जो है कंपनी को समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। तो हमारे पास कुछ डेटा है, हम उस डेटा को समझने की कोशिश करेंगे। ये डेटा जो है ऑलरेडी आपको अलग अलग वेबसाइट्स में मिल जाएंगे, ये ढूंढना कुछ डिफ़िकल्ट काम नहीं है, ये आपको कहीं पे भी ग्लोबली अवेलेबल मिल सकता है। तो हम लोग अगर अब समझने की कोशिश करें बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में हम लोग को देखने मिलेगा इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़, शेयर होल्डर्स फंड्स। तो हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे कि इस जो कंपनी में है शेयर होल्डर्स ने किस तरीके से पैसे डाल रखे हैं। तो हम लोग सीधा ये जो इन सब को इग्नोर करते हुए सीधा नीचे ये जो पहला हाईलाइटेड स्टफ है इसको अगर हम देखें तो टोटल शेयर होल्डर्स फंड मार्च 20 में 3945
3945, 4050, 4471 और 4939, ये सब करोड़ में, ठीक है। तो हम लोग को ये देख के क्या समझ में आ रहा है, शेयर होल्डर्स फंड मतलब क्या होता है, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। शेयर होल्डर्स फंड को हम लोग जो है एक अलग तरीके से देखा जाए तो इसको हम लोग शेयर होल्डर्स की इक्विटी बता सकते हैं कि शेयर होल्डर्स इसमें कितना पैसा डाल रखा है ऑलरेडी, तो इसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। तो हम लोग अगर देखने जाए तो मार्च 2020 में जो था इसका वैल्यू 3945 करोड़ था, और ये जैसे साल बढ़ता गया, दिसंबर 20 में इसका सेम ही रहा क्योंकि ये दोनों सेम ही ईयर है। दिसंबर 2021 में देखा जाए तो शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ गई, या शेयर होल्डर्स जो है इसमें और इंक्लूडेड हुए, जिससे ना शेयर होल्डर्स की इक्विटी बढ़ गई, 4050 करोड़ वर्थ इक्विटी उनके पास थी। और 2022 में 4471 करोड़ की जो है उनकी वैल्यू हो चुकी थी। और शेयर होल्डर्स की जो लास्ट ईयर थी, दैट इज दिसंबर 2023, उसमें उसकी वैल्यू 4939 करोड़ थी। तो इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि ये कंपनी ऐसा काम तो कर रही है जिससे जो है शेयर होल्डर्स के फंड्स की वैल्यू बढ़ते जा रही है। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर एनी कंपनी, अगर जिसका शेयर होल्डर्स का जो वैल्यू है बढ़ रहा है तो वो एक अच्छी बात होती है। अगर हम बात करते हैं अभी लायबिलिटीज़ की, लायबिलिटीज़ मतलब वो चीज़ जो पैसे को कम करती है, टाइम अगर ज़्यादा होते जा रहा है तो वो चीज़ जो है पैसे की वैल्यू गिराती है, उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटीज़। तो अभी नॉन करेंट अगर हम लायबिलिटीज़ की बात करें तो ये एक ऐसा डेट होता है, अगर हम लोग इसको मीनिंग समझने की कोशिश करें कि नॉन करेंट लायबिलिटीज़ क्या होता है, तो नॉन करेंट लायबिलिटी एक ऐसा डेट होता है जो कंपनी जो है चुकाना बाकी है, लेकिन उसका ड्यू जो है 12 महीने में नहीं होता, कि 12 महीने से ज़्यादा उसका ड्यू होता है कि उसके पास इनफ टाइम है वो जो कर्जा है वो चुका सके। तो दैट इज़ नोन एज नॉन करेंट लायबिलिटीज़। तो अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें यहाँ पे कि इसकी जो लायबिलिटी है वो मार्च 2020 में 268 करोड़ थी, दिसंबर 2020 में भी जो है 268 थी, फिर वो धीरे धीरे बढ़ाती गई, कम करती गई, और जो देखा जाए कि दिसंबर 22 और दिसंबर 23 ये दोनों के बीच में जो है डेट कम हुआ है। तो डेट कम हुआ है मतलब जो है कंपनी पे कर्जा कम होते जा रहा है। अगर किसी चीज़ पे कर्जा कम हो रहा है तो इसका मतलब कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो हम लोग को ये समझने मिल रहा है कि जितना कर्जा कम होते जाएगा, जितना लायबिलिटीज़ कम होते जाएगा, उतना कंपनी प्रॉफिटेबल की तरफ बढ़ता है। तो हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि 381 जो है 377 से ज़्यादा है, लेकिन 381 पिछले दिसंबर 2022 में था और दिसंबर 2023 में 377 करोड़ था। इसका मतलब जो है वो कुछ जो लोन्स है, जो भी डेट है वो चुका चुके हैं। तो ये एक अच्छा सिंबल साइन होता है किसी कंपनी के लिए। और अगर करंट लायबिलिटीज़ अगर हम समझने की कोशिश करें, करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होता है जिसको जो है नेक्स्ट 12 महीने में चुकाना पड़ सकता है। तो अगर हम वो देखने जाए तो 798, 798, 981, 990 और 921 देखा जाए तो इधर से वो इंक्रीज़ हो रहा है, जो है मार्च 2020 से जो दिसंबर 2021 है उधर तो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन जो है दिसंबर 2022 और दिसंबर 2022 और दिसंबर 2023 ये दोनों के बीच में जो है वो जो करंट लायबिलिटीज है वो कम हुआ है। इसका मतलब कि जो 12 महीने का जो उनको गैप दिया गया था उसमें वो जो है डेट को चुका रहे, तो इसको हम बोलते हैं टोटल करंट लायबिलिटीज़। और जो कि हम लोग देख सकते हैं करंट लायबिलिटीज़ यहाँ पे कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक अच्छा सिंबल है कि कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है। जो कि हमने अभी लायबिलिटी समझ लिया, तो हम अब समझने की कोशिश करते हैं कि एसेट्स में क्या चल रहा है। नॉन करेंट एसेट्स में हम लोग अभी देखने जाए तो फिक्स्ड एसेट्स हम लोग अगर समझने की कोशिश करें तो ये एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो कंपनी के पास होती है, और ये जो एसेट होता है इससे हम लोग को ये पता चलता है कि ये टाइम के साथ इसका जो है वैल्यू बढ़ते जाता है, और ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो एक कंपनी ओन करती है, तो इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स को अगर हम लोग देखने जाए तो मार्च 2020 में जो है उसका वैल्यू 2190 था, दिसंबर में भी सेम ही था। उसके बाद ईयर ऑन ईयर जो है हम लोग को देखने मिल रहा है कि उसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है। इसका मतलब कि इनके पास एसेट्स ऐसे हैं जो एक्चुअली में वैल्यूएबल है, और वो उसके ऊपर जो है अपनी वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज में हो तो ये एक अच्छी बात होती है कंपनी के लिए। तो अगर हम अब समझने की कोशिश करें नॉन करेंट एसेट, जैसे कि हमने समझा था नॉन करेंट लायबिलिटीज़ जो 12 महीने में ड्यू ना हो, ये वैसे ही कुछ है।
नॉन करेंट एसेट्स। और अगर हम लोग को समझने की कोशिश करना है कि नॉन करेंट एसेट्स का मतलब क्या है, ये वो ऐसे एसेट्स होते हैं जिसकी वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ेगी। एसेट्स की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, तो ये नॉन करेंट एसेट्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग एनकैश नहीं कर सकते 12 मंथ्स में। इसको जो हम लोग इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में। जो जो अगर समझिए आपके पास गोल्ड है, तो आप गोल्ड को जाके कहीं पे सेल करोगे तो आप उसको एनकैश कर पाओगे। इसको हम लोग नॉन करेंट एसेट्स नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो 12 महीने के जो है अंदर एनकैश नहीं किए जा सकते। तो अगर हम लोग इसको देखने की कोशिश करें तो ईयर ऑन ईयर जो है इसकी वैल्यू बढ़ती गई है, तो ये भी एक अच्छी जो है सिग्नल है एक कंपनी के हिसाब से। और अगर हम बात करें टोटल एसेट्स की, टोटल एसेट्स अगर हम लोग करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, ये सब मिला के जो भी एंड में जो हम लोग को एक वैल्यू मिलती है उसको हम लोग टोटल एसेट्स बोलते हैं। और हम अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये टोटल एसेट्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। हम ध्यान से अगर देखने की कोशिश करें तो टोटल एसेट्स ईयर ऑन ईयर जो है हम लोग को बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो दैट इज़ ऑब्वियसली अ गुड सिग्नल फॉर प्रॉफिटेबल कंपनी। अब जो कि हम लोग ने बैलेंस शीट समझ लिया है, हम समझेंगे कि इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हम लोग सबसे पहला देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज़ ग्रॉस जो वैल्यू आएगी उसके बारे में। तो ऑपरेशंस जो भी कर रही है, जो भी फंक्शनैलिटीज़ कंपनी परफॉर्म कर रही है, तो उससे क्या पैसे अंदर आ रहे हैं, क्या पैसे कंपनी के अंदर आ रहे हैं, तो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं। मार्च 2020 में 2016 रुपीज़ था, 2016 करोड़ था, और ईयर ऑन ईयर इसकी वैल्यू बढ़ती गई। तो दैट इज़ अ गुड सिग्नल कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और ईयर ऑन ईयर जो है उसमें जो वो इनकम ला रही है दैट इज़ इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर। टोटल रेवेन्यू भी देखें तो हम लोग जो है सिमिलर ही है, और अदर जो ऑपरेशंस है उसके साथ मिला के जो है इसकी वैल्यू और बढ़ चुकी है 2164, 2164, 3302, 4518 और 4720 करोड़। ठीक है, अभी हम लोग ने जो इसकी रेवेन्यू समझ ली है, इनकम समझ ली है, तो हम जाते हैं कि इस कंपनी के एक्सपेंसेस क्या हैं और एक्सपेंसेस कैसे चल रहे हैं। एक्सपेंसेस के जो हम लोग अभी कॉलम में आ चुके हैं, और इसमें हम लोग देखें कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर हम देखने की कोशिश करें 1018 करोड़ बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम मतलब ये जो है रॉ मटेरियल्स का यूज़ कर रही है, जिसका कंजप्शन हो रहा है। और अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो किसी चीज़ की अगर कंजप्शन हो रही है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है मतलब सेल्स इंक्रीज होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हम लोग को ये पता चल रहा है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम में जो है रॉ मटेरियल जैसे एल्यूमिनियम, जो डिफरेंट मेटल्स जो है वो जो यूज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है उसको अक्वायर करने की जो कॉस्ट होती है वो बढ़ती जाती है। जितना ज़्यादा हम अक्वायर करते जाते हैं उतना ज़्यादा हम लोग का कंज्यूम में जो है वैल्यू बढ़ते हुए दिखता है। तो ये एक अच्छा सिंबल होता है कि टाइम टू टाइम ईयर ऑन ईयर जो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम इंक्रीज हो रहा होगा। तो अभी हम नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है उस पर जाते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। देखिए, अब कंपनी जो है प्रॉफिट्स पे चलती है वो तो सही है, लेकिन कंपनी के एम्प्लॉयज़ का क्या ध्यान रखा जा रहा है, क्या एम्प्लॉयज़ पे जो है इनफ खर्चा किया जा रहा है, वो भी देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ ही ठीक नहीं होंगे तो जो है कंपनी का चलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर वो भी बढ़ रहा है। दैट इज़ अ गुड सिंबल। इसका मतलब हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि जब भी कंपनी प्रॉफिटेबल हो रही है उसके साथ साथ एम्प्लॉय को भी जो है बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। तो हम लोग अगर ये टोटल एक्सपेंसेस देखें तो वो बढ़ रहा है, दैट इज़ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहे हैं। बट इन दी एंड चीज़ क्या होनी चाहिए कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो, ये सब एक्सपेंसेस के बाद भी। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखने की कोशिश करें तो ये पॉजिटिव ही है। 101, 101, 301, 633, 716 जो है ईयर ऑन ईयर इसका प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। दैट इज़ अ गुड साइन। और अभी हम अगर बात करने जाए प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स, जो भी टैक्स है वो कटा के जो लास्ट में हम लोग के पास आता है वो नंबर आता है ये 74 करोड़, 74 करोड़, 110 करोड़, और ये जो है इंक्रीज होते जा रहा है। तो इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि साल जो है इसकी वैल्यू बढ़ रही है, इसकी प्रॉफिट की वैल्यू बढ़ रही है। तो दैट इज़ अ गुड साइन।
अब जो कि हम लोग ने इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ लिया और बैलेंस शीट पढ़ लिया, तो हम लोग को इससे ये तो समझ में आ रहा है कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी हेल्दी है और कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। अब जो कि ये अच्छे से परफॉर्म कर रही है, हम लोग इसमें एक थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि स्टॉक मार्केट के चार्ट्स में जो है इसका क्या हाल है। तो हम लोग आ चुके हैं CI ऑटोमोटिव इंडिया के चार्ट्स पे, और हमारा अभी टाइम फ्रेम है वो मंथली टाइम फ्रेम है। और अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो ये अपने ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब है। और अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसका लास्ट जो ऑल टाइम हाई था वो था 3 जुलाई 2023, ऑलमोस्ट एक साल पहले। ठीक है, तो हम लोग ये इसके ऑल टाइम हाई को मार्क करते हैं। मार्केट करेंटली उसके जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम लोग को पता है कि फंडामेंटल एनालिसिस सही है, तो इस कंपनी को इन लॉन्ग टर्म ऊपर ही जाना है, ऐसा हम लोग ने एनालाइज करके ये समझा है कि ये कंपनी जो है प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो ऊपर इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी टाइम टू टाइम, ऑब्वियसली, राइट। तो हम लोग इस पे पहला पेपर ट्रेड लेते हैं, दैट इज एट इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई, दैट इज 578.85। और इसका रिस्क हम कितना रखेंगे, एज पर टेक्निकल एनालिसिस जो पहला स्विंग का जो लो रहता है उस पर हम लोग अपना लॉस लगा देते हैं, दैट इज समवेयर अराउंड दिस। तो 177 पॉइंट का जो हम लोग को स्टॉप लॉस यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो अगर हम लोग को मिनिमम जो एक टारगेट रहता है वो होता है 1:2। 1:2 इज़ अ हेल्दी रिवॉर्ड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो हम लोग को फॉलो करना चाहिए हमेशा। तो अगर हम देखने जाए, इट विल बी समवेयर अराउंड हियर 355.75। और अब हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं, ये तो जैसे वैसे भी एक पेपर ट्रेड है, बट हम लोग ने ये जो ट्रेड ले लिया है तो इसके बीच में हम लोग को कहीं एग्जिट नहीं करना है। हम लोग को एग्जिट तभी करना है जब हम लोग को या तो प्रॉफिट हो रहा है या तो लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है इन द सेंस, अगर वो 401 या 400 के आसपास का ट्रेड करने आ चुका तो हम लोग उसको एग्जिट कर देंगे, हम ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे। और अगर ये ऊपर जा रहा है तो हम लोग उसको ऑब्वियसली ऊपर जाने देंगे, और स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते जाएंगे विद स्विंग फॉर्मेशन। अगर समझिए यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें, मार्केट अगर ऊपर गया और नीचे की तरफ स्विंग बना के फिर से जो है ये हाई को ब्रेक करते हुए चला गया, तो हम लोग अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ब्रेक इवन पे ला देंगे। और फिर इसने जो है एक और अगर स्विंग बना दिया यहाँ पे, तो हम ये स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ये जो लोअर आई है, लोअर लो है, उस पर ला के रख देंगे। सो दिस इज वॉट वी हैव एनालाइज्ड एंड प्लेस्ड द ट्रेड ऑन CI ऑटोमोटिव्स इंडिया। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक के ऊपर। अब हम समझते हैं हमारे दूसरे स्टॉक ऑफ द डे, दैट इज LIC HFL, दैट इज LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो हम अब समझेंगे कि ये कंपनी करती क्या है ये सब समझने की कोशिश करेंगे, जो कंपनी हम लोग को बता रही है उनके वेबसाइट में कि क्या हो रहा है इस कंपनी में। तो LIC HFL जो है फाइनेंस कंपनी है जो हम लोग को जो है फाइनेंस प्रोवाइड करती है फॉर बिजनेस या पर्सनल नीड्स। अगर हम लोग को समझो कुछ क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, जो भी बिल्डिंग्स अगर कुछ बनाने हैं, तो हम लोन कहाँ लेने जाएंगे, बैंक्स के पास जाएंगे। सो वैसे ही ये जो है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, जहाँ पे बिल्डर्स और जो भी इंडिविजुअल्स है जिनको भी लोन चाहिए रहेगा या फाइनेंस की जो है रिक्वायरमेंट होगी फॉर बिल्डिंग द प्रॉपर्टी, ये उस काम पे आती है। हम लोग अगर ये देखने की कोशिश करें तो इसका कोई फिजिकल प्रोडक्ट है नहीं, हम आगे जाके देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं, द कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंस टू बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस और फ्लैट्स फॉर रेसिडेंशियल पर्पस एंड टू बी सोल्ड बाय देम। तो हम लोग ने ये तो ऑलरेडी समझ लिया। हम इसकी अब विजन और मिशन समझने की कोशिश करेंगे कि इनका विजन क्या है, इनका मिशन क्या है, एक्चुअली में करना क्या चाहते हैं। इनका विजन है कि बेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बनना कंट्री में, और इनका जो मिशन है वो शेयर होल्डर्स की जो है वैल्यू बढ़ाना है। और इनके वैल्यूज़ क्या है, फेयर एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, ट्रांसफॉर्मेशन टू नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, हायर ऑटोनॉमी इन ऑपरेशंस, और जो है ओनरशिप अमॉन्ग्स एम्प्लॉयज़। तो हम लोग को ये पता चलता है कि ठीक है, इसका जो विजन, मिशन और वैल्यूज़ है, तो अगर हम लोग देखने की कोशिश करें कि ये कंपनी का भी जो है कॉम्पिटिटर्स हो सकता है, तो इसके कॉम्पिटिटर्स और इसके बीच में जो कंपैरिजन हम लोग को पहले करेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो कंपनी है दैट इज़ LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, वो इधर है। CMP को हम फिर से जो है इग्नोर करेंगे, और हम लोग मार्केट कैप अगर देखने की कोशिश करें तो इसका मार्केट कैप भी
अच्छा खासा ज़्यादा है। सेकंड पे है क्योंकि फर्स्ट पे है हडको और दूसरे पे है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, दैट इज़ ऑफ 40,245 करोड़। ठीक है, तो हम लोग नेट प्रॉफिट अगर देखने जाए तो सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने कमाया है पिछले क्वार्टर में, दैट इज़ 1,081 करोड़। और अगर हम लोग सेल्स भी अगर देखने की कोशिश करें तो सेल्स भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम लोग कंपेयर करें दूसरे जो इसके पीयर्स उसके हिसाब से इसका जो है प्रॉफिट, सेल्स नॉट प्रॉफिट, सेल्स 27,276 करोड़ है, दैट इज़ ह्यूज। और रिटर्न ऑन एसेट्स, एसेट्स के ऊपर जो रिटर्न है उसका डिसेंट रहा है 1.67%। हालांकि इसके जो पीयर्स हैं उन लोगों ने थोड़े ज़्यादा रिटर्न्स कमाए हैं। और अगर सेल्स ग्रोथ की हम लोग बात करें तो सेल्स ग्रोथ भी इसकी जो है हेल्दी है, देख सकते हैं हम 20.09%, दैट इज़ वेरी क्लोज टू देयर कॉम्पिटिटर्स। और जो 6 मंथ का रिटर्न आया है उनका परसेंटेज जो है 38.14। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि एक अच्छी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कंपनी बढ़ रही है। तो इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में भी ये कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो इसका मतलब कंपनी कहीं ना कहीं ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस में। फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग इसकी फिर से बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो अगर हम समझने जाए टोटल शेयर होल्डर्स फंड, तो अब हम लोग ने पिछले इसमें स्लोली जो है मूव किया था, तो इसमें हम लोग जो कि इसका मतलब समझ गया है, तो हम थोड़ा फास्ट एनालिसिस करेंगे। तो हम देख सकते हैं इसमें जो है वैल्यू बढ़ती जा रही है, दैट इज़ अ गुड सिंबल। तो हम लोग अभी नेक्स्ट पे जाते हैं, दैट इज़ टोटल नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। तो स्टार्टिंग में इसके बहुत ज़्यादा जो है नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ थे और इन दी एंड जो है वो कम होते होते 765 करोड़ पे आ चुका है। इसका मतलब ये जो है अपने डेट्स चुका रहे टाइम टाइम पे। करेंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो करेंट लाइबिलिटीज़ भले ही ज़्यादा है, इसका मतलब ये 12 मंथ्स में इसकी चुका देंगे। ये 12 मंथ्स में जो है ये जो भी वैल्यू है यहाँ पे 2,59,044, इसको ये ट्राई करेंगे चुकाने की विद इन 12 मंथ्स। तो हम लोग को अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसकी नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ जो है टाइम पे चुकाई गई है, और जो करेंट लाइबिलिटीज़ जो अभी नेक्स्ट 12 मंथ्स में उसको चुकाना हो सकता था वो उसने टाइम टू टाइम नहीं चुकाया, थोड़ा थोड़ा जो है इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर अ कंपनी, बट हम लोग बोल सकते हैं कि ये कंपनी परफेक्ट भी नहीं है। कोई भी कंपनी परफेक्ट नहीं होती, अगर वो कंपनी परफेक्ट है तो इसका मतलब हम लोग को ये समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि वो कंपनी टू गुड टू बी ट्रू है। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं इसके फिक्स्ड एसेट्स को। फिक्स एसेट्स जो है इसके बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे वैल्यू में बढ़ रहे हैं, तो ये एक हेल्दी साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। और नॉन करेंट एसेट्स भी देखा जाए तो वो भी मैसिवली ग्रो कर रहा है, लेकिन उसने मार्च 2022 और 2023 के बीच में जो है ग्रो नहीं किया है, उल्टा वो एसेट्स थोड़ा कम हो गया है। दैट इज़ नॉट समथिंग वी शुड बी वरीड अबाउट, बट चलता है, ये सब होते रहता है, ऊपर नीचे थोड़ा तो चलते रहता है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ रहा है, दैट इज़ अ गुड साइन फॉर एनी कंपनी। टोटल रेवेन्यू देखें आफ्टर जो है अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज, जो अलग रेवेन्यूज रहते हैं ऑपरेशंस के अलावा, उसके बाद जो वैल्यू बढ़ रही है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो दैट इज़ अ गुड साइन। अगर हम एक्सपेंसेस की देखने की कोशिश करें तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम इज़ ज़ीरो। अब हम लोग ने पिछले वाले में देखा था कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है बढ़ रहा है, इसमें ज़ीरो ज़ीरो है। क्या इसका मतलब कंपनी चल नहीं रहा है? ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इसके कंपनी के बारे में बताते वक्त ये बताया था कि कंपनी कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बनाती है। अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बना रही है तो कोई भी जो है मटेरियल्स इसको लाने की ज़रूरत नहीं है। ये टोटली सर्विस बेस्ड कंपनी है, पैसे से पैसा बनाती है कंपनी। तो इसके पास ऐसे कोई फिजिकल मटेरियल नहीं है जिसको ये अक्वायर करे, उसके लिए जो है इसको पैसे देने की ज़रूरत पड़े। तो इसलिए इसका वैल्यू जो हम लोग को यहाँ पे देखने मिल रहा है वो है ज़ीरो। ठीक है, तो अभी हम लोग देखने की कोशिश करें एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस, तो वो देख सकते हैं हम लोग ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, दैट इज़ अ गुड सिंबल। और जो है इसका जो एंड में अगर हम लोग इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखें आफ्टर लॉस बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, तो वो है यहाँ पे थोड़ा कम हुआ था, बट इन दी एंड दैट इज ने प्रीवियस ईयर में जो है एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था, दैट इज 6,053 करोड़ का। जैसे कि मैंने बताया था ये कंपनी कोई भी जो है रॉ मटेरियल्स वो सब यूज़ नहीं करती, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में जो है इसके इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स जो भी है सब की वैल्यू ज़ीरो ही मिलने वाली है हम लोग को, क्योंकि ये सर्विस बेस्ड कंपनी है। अब जो है हम एक नया टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज ईयरली रिजल्ट्स। हम लोग को ये समझना है कि ईयरली जो है इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। हम लोग आप ये तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि आप एग्ज़ाम में कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं,
उसका जो है फाइनल जो हम लोग को रिजल्ट है वो पास या फेल में दिखता है। वैसे ही हम देखते हैं ईयरली रिजल्ट्स कंपनी का, ये समझने के लिए कि कंपनी जो है इन दी एंड जो भी एक्टिविटीज़ कर रही है क्या वो प्रॉफिटेबल है, इसके रिजल्ट्स क्या निकल रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स है ख़राब रिजल्ट्स, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। एम्प्लॉय कॉस्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे बढ़ रहा है 299, 563, 473, 609। इसका मतलब ये अच्छा खासा खर्चा अपने एम्प्लॉयज़ पे कर रही है। ठीक है, तो टोटल इनकम अगर देखने की कोशिश करें जो पहला वन है तो वो 19,696 जो ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहा है और उसने मार्च 2024 में अच्छा सा परफॉर्म किया है, इसलिए इसका वैल्यू जो है प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ है। और अगर हम लोग टोटल ये जो पीरियड था उस 12 मंथ्स के पीरियड में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें कि नेट प्रॉफिट लॉस इसका जो एक्चुअल में बना था वो कितना था, तो वो देख सकते हैं हम लोग ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहा है। तो अगर ये ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है इसका मतलब कि कंपनी के जो सेल्स है, जो प्रॉफिटेबिलिटी, वो साल भर साल बढ़ती जा रही है। अब जो हम लोग ने इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया है तो हम इसके टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे और चार्ट्स को देख के हम लोग ये फाइंड करेंगे कि इसमें जो है करेक्ट एंट्री पॉइंट कहाँ पे हो सकता है। अब हम आ चुके हैं LIC HFL के जो है मार्केट जो चार्ट होता है स्टॉक मार्केट का चार्ट, उस पर हम लोग आ चुके हैं और इसके हम लोग ने मंथली टाइम फ्रेम यूज़ किया हुआ है। और मंथली टाइम फ्रेम को अगर हम लोग ध्यान से देखने की कोशिश करें, जो ये 2017 में जो ऑल टाइम हाई गया था उसके काफ़ी करीब जो है इसने एक हेल्दी कैंडल बनाया है। इसने पहले कोशिश की इस मंथ नीचे जाने की, बट इन दी एंड उसने जो है अपना ओपनिंग प्राइस के ऊपर जो है परफॉर्म किया और जो है अभी नियर द ऑल टाइम हाई है। तो इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग इसमें एक एग्रेसिव पेपर ट्रेड कर सकते हैं। तो हम लोग अगर यहाँ पे इसका जो है पोजीशन बनाए तो हम लोग अगर देखने जाए तो इधर पे कहीं पे पास में कहीं पे भी जो है एक लो नहीं है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, इस मंथ का जो लो है उस पर इसका स्टॉप लॉस लगा देंगे और जो है हम लोग का जैसे कि हमेशा का रहता है 1:2 इज़ द मिनिमम टारगेट, तो 1:2 लगा देंगे। अब जो कि हमने इसमें पेपर ट्रेड लिया है तो हम लोग इसका कुछ टाइम बाद इसका जो परफॉर्मेंस ट्रैक करेंगे और हम लोग तब तक एग्जिट नहीं करेंगे जब तक वो ये दो बैंड्स दैट इज़ 1130 और 536 के बीच में ट्रेड कर रहा होगा, हम लोग उसको नहीं छुएंगे। हम लोग प्रॉफिट बुकिंग तभी देखेंगे जब वो जो है 1130 के पास आ जाए या 536 के पास जो है आ जाए, तभी हम लोग लॉस बुक या प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जो कि हम लोग ने LIC HFL का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कर लिया है, तो हम अब चलते हैं अपने तीसरे और फाइनल स्टॉक की तरफ। आज का हमारा तीसरा स्टॉक होने वाला है मदरसन। और जैसे कि हम लोग ने पास्ट 2 स्टॉक्स की जो टॉप डाउन एनालिसिस की थी, सिमिलरली हम लोग इसका जो है टॉप डाउन एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम लोग देखने की कोशिश करें मदरसन के साइड पे तो ये क्या करती है एक्चुअली हम लोग को देखने जाए तो हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि ये जो है अगेन ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाती है। लेकिन ऑटोमोटिव पार्ट्स में ऐसा क्या बनाती है हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये वायरिंग हार्नेस, विजन सिस्टम्स, मॉड्यूल्स एंड पॉलीमर प्रोडक्ट्स ये सब बनाती है। ठीक है, असेंबलीज, लाइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब जो है मदरसन कंपनी देखती है व्हीकल्स के लिए। और ऑब्वियसली वो जो है लॉजिस्टिक सॉल्यूशन का, इसका मतलब हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि ये कंपनी जो है थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ है, इसका कोई एक नीश नहीं है। ये जो है कंपनी टेक्नोलॉजी में भी जा रहा है, विजन, लाइटिंग, लॉजिस्टिक्स, सब चीज़ में जो है इसने थोड़ा थोड़ा अपना जो है पोजीशन बना रखा है। तो हम लोग को इससे ये तो पता चल रहा है कि कंपनी जो है फैली हुई कंपनी एक अच्छी कंपनी है इन देयर टर्म्स। जो हम लोग है इसका एनालिसिस करेंगे और जो कि होगा हमारा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। अब हम आ चुके हैं बैलेंस शीट ऑफ मदरसन। तो इस कंपनी का पूरा नाम है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल और इसका हम लोग अभी जो है शेयर होल्डर्स की वैल्यू समझने की कोशिश करते हैं। मार्च 2020 में जो है इसका वैल्यू 6,244 करोड़ था, ईयर ऑन ईयर बढ़ता गया, दैट इज़ अ गुड थिंग। तो हम लोग जो है अभी एनालिसिस थोड़ा और फास्ट पेस में करने की कोशिश करेंगे, इससे हम लोग की जो है एनालिसिस करने की स्पीड जो है बढ़ती जाएगी और हम लोग को ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि हम लोग के पास फिलहाल तो अभी 3 ही स्टॉक्स है, लेकिन अगर हम लोग इन द लॉन्ग टर्म हम लोग को अगर बड़ा बास्केट बनाना है पोर्टफोलियो का तो हम लोग को बहुत सारे स्टॉक्स को जो है ऑन अ फास्ट मैनर एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो हम लोग ये वाले स्टॉक में थोड़ी फास्ट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ की। जो टोटल नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ है वो बढ़ती जा रही है टाइम टू टाइम, बीच में कहीं बढ़ी थी और उससे तो वो कंपैरिजन में अभी कम ही है, तो दैट इज़ अ गुड
या मतलब जो है एक एवरेज, या हम लोग बोल सकते हैं कि ये नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा एक्सेप्शनल केसेस नहीं है ये। और अगर हम लोग अभी देखने की कोशिश करें करंट लायबिलिटीज़ भी जो है बढ़ती जा रही है, लेकिन इसकी जो है पास्ट लास्ट टू लास्ट ईयर और लास्ट ईयर के बीच में जो है इसका जो है करंट लायबिलिटी कम हुआ है। दैट इज़ अ गुड सिंबल। अगर हम समझने की कोशिश करें इसकी अब एसेट्स की, तो फिक्स्ड एसेट्स देख सकते हैं हम लोग, वो जो है ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहा है। दैट इज़ अ गुड साइन। ऐसा कुछ हम लोग को डेविएशन नहीं दिखने मिला है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस नहीं देखने मिले हैं फिलहाल अभी तक। तो अगर हम समझने की कोशिश करें इसके नॉन करेंट एसेट्स जो है इसकी मैसिवली ग्रो कर रही है, इसका मतलब इसके पास ऐसे एसेट्स हैं जो पोटेंशियल रखते हैं आगे उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ाने की। अब अगर हम बात करें टोटल एसेट्स की, टोटल एसेट्स इनका ईयर ऑन ईयर बहुत ही ज़्यादा बढ़ते गया है। जो अभी करंट जो लास्ट ईयर का इन लोग ने दिखाया था, दैट इज़ 38,403 करोड़। दैट इज़ इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर। इसके पहले वाली ईयर में इसका ऑब्वियसली ज़्यादा था, थोड़ा कम हुआ है, बट दैट इज़ यू नो एक्सेप्टेबल। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंक्रीजिंग, गुड साइन। टोटल रेवेन्यू इंक्रीजिंग इज ऑल्सो अ गुड साइन। तो हम सीधा नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। एक्सपेंसेस देखने की कोशिश करें। एक्सपेंसेस एक अच्छी कंपनी में होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स गुड्स जो है वो है ईयर ऑन ईयर बढ़ते गया। इसका मतलब ये जो है मटेरियल्स एक्वायर कर रहे हैं, जिससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इसकी डिमांड है और इसकी सेल्स हो रही है। और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस देखें तो पहले कुछ ईयर से इसकी जो अभी की जो वैल्यू जो लास्ट लोग ने बताई है, दैट इज़ 1,005 करोड़, वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब वो अपने एम्प्लॉयज़ पे हेविली खर्चा कर रही है। और अगर हम लोग देखें प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, तो वो ईयर ऑन ईयर बढ़ती गई। और इसने जो लास्ट ईयर का बुकिंग किया था प्रॉफिट, वो था 1,122। दैट इज़ द हाइएस्ट अंटिल दीज 5 ईयर्स। ठीक है। और अगर हम बात करें अभी इसकी ईयरली रिजल्ट्स की, तो टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस इसका बढ़ते गया है। भले ही बीच में कम हुआ था, बट उसने कवर अप करके इन दी एंड जो लास्ट ईयर का जो इसका इनकम था वो था 9,046। दैट इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये अच्छी बात है। अगर एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो एम्प्लॉय कॉस्ट पे इसने, हम लोग ने पहले ही बात किया था, तो इसने एम्प्लॉय पे जो है खर्चा किया हुआ है। और अगर हम लोग टोटल 12 मंथ्स के लिए जो इसका प्रॉफिट है अगर बताने जाए, तो ईयर ऑन ईयर बढ़ते गया है। बीच में इसका जो है बहुत ही ज़्यादा वैल्यू बढ़ गया था, लेकिन कुछ कारण हो सकता है इसका वैल्यू गिर गया हो। लेकिन इसने जो प्रीवियस ईयर से लास्ट ईयर का जो इसने प्रॉफिट जो बुक किया है, वो दैट इज़ 943 करोड़। दैट इज़ गुड, कि मतलब वो कवर कर रहा है अपने जो पिछले जो इसमें जो उसके डिक्रीज हुए थे प्रॉफिट, उसको उसने कवर कर दिया है। तो हमने जो इसका भी फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, तो इसका भी हम जो है फाइनली टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। अगर हम अभी देखने की कोशिश करें, हम लोग आ चुके हैं मदरसन के टेक्निकल जो है स्टॉक मार्केट के चार्ट पे। तो हम लोग देखने की अगर कोशिश करें तो ये मंथली टाइम फ्रेम में अगेन ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब आ चुका है। तो हम लोग देखने जाए तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना चुका है। हम लोग डब्ल्यू पैटर्न्स पे अभी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि ये अगेन अपनी जो है हाईस को टेस्टिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी कोई भी स्टॉक अपने हाईस की टेस्टिंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कहीं ना कहीं कि मार्केट उस हाई को ब्रेक कर दे। तो उस हाईस को अगर वो ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा होने वाली है। तो हम लोग इस पर भी एक पेपर ट्रेड लेके देख लेते हैं क्या होता है। तो हम लोग एग्जैक्टली जो है इसके लो पे नहीं बनाएंगे, या चलो इसकी लो पे हम लोग जो है स्टॉप लॉस लगा देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि 1:2 जो है ओवर द ईयर्स हम लोग को मिल जाए। हम कभी ना कभी तो आके इसको देखेंगे ही, और फिर इसके परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग बात भी करेंगे। तो इसका स्टॉप लॉस हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है इसके लोस के पास है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये फिर से अपने लोस की टेस्टिंग कर रहा है तो वो नीचे जा सकता है। तो हम लोग अपने पोटेंशियल लॉसेस को कम कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी देखने जाए तो हम जो है अभी जो है 397 और 62 ये दो वैल्यू के बीच में अगर मार्केट में अगर ये जो स्टॉक है मदरसन ट्रेड कर रहा है, तो हम लोग इसको नहीं टच करेंगे। और जब तक वो अपने प्रॉफिट या लॉस की तरफ नहीं बढ़ता, हम लोग जो है इसको एग्जिट नहीं करेंगे एज अ पेपर ट्रेड। ओके। तो हम लोग ने फाइनली 3 स्टॉक्स की जो है फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस कर दिया और पेपर ट्रेड प्लेस कर दिया है। तो हमने फाइनली 3 स्टॉक्स के फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस किया और फाइंड किया कि
ये 3 स्टॉक्स जो है अच्छे ग्रोथ पोटेंशियल दिखा सकते हैं, तो हम लोग ने इसके ऊपर जो है पेपर ट्रेड भी ले लिया है। तो हम इसको है आगे कुछ महीने कुछ सालों बाद आके फिर से देखेंगे कि ये कंपनी क्या एक्चुअली में अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्या हमारा एनालिसिस सही हुआ है, या हम लोग ने जो है या तो एंट्री गलत ली होगी या हम लोग की एनालिसिस रॉन्ग होगी। ये हम लोग को आगे जाके पता चलेगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।